रतिका, जब भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है या कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले वो एक ही फैसला लेता है कि अब मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ये विश्वास है कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। और जब भी हम किसी की लड़ाई या झगड़ा देखते या सुनते हैं तो अक्सर हम उन्हें ये कहते हुए सुनते हैं कि अब मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगा और जो फैसला है वो अदालत में ही होगा। यानी अदालतों में हमारे सभी नागरिकों का विश्वास है कि उन्हें न्याय पाने के लिए अदालत में गुहार लगानी होगी। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो सुनवाई है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन फिर भी इसके चलते भी जो लोगों का अदालत पर विश्वास है वो अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के न्यायालय होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और न्याय पाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट अरुण कुमार मिश्रा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं अदालत और न्याय के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में कितनी तरह के न्यायालय हैं? मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के न्यायालय हैं। जो ग्रामीण न्यायालय हैं, कुछ राज्यों में ऐसा गठन किया गया है जहाँ छोटे मोटे मुकदमों को जो ग्रामीण से संबंधित होते हैं वहीं पर निपटाए जाते हैं। उसके बाद फिर आपके रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जो चकबंदी या आपके काश्तकारी जो होते हैं उनसे संबंधित मुकदमे रेवेन्यू न्यायालय में जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर उच्च न्यायालय बनाए गए हैं। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की गठन किए गए हैं। बिल्कुल। और यदि सर किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो वह किस न्यायालय में गुहार लगा सकता है? अब पहले तो ये देखना पड़ता है उसके साथ किस प्रकार के उसके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो इसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तुरंत याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उसके सिविल रॉन्ग्स कोई ऐसे हुए हैं जिसके लिए हमारी निचली अदालतें हैं जहाँ पे हम उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी करप्शन से, सरकारी करप्शन से हैं, उसके लिए लोकपाल का भी गठन किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए गए हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाए गए हैं जहां हम अपने अधिकारों के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अब जिसके साथ अन्याय हुआ है और वो चाहता है कि वो केस फाइल करे तो उसके लिए उसकी वो प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले तो यह है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके किस अधिकारों का हनन हुआ है, क्योंकि हर अधिकारों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन है उसके लिए वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर उसके साथ सिविल रॉन्ग्स हैं, जो सिविल और क्रिमिनल 2 प्रकार की मेन ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के, अगर उसके क्रिमिनल रॉन्ग्स हैं तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था में जाएगा पहले। अगर पुलिस व्यवस्था भी काम नहीं करती है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है जहाँ से कोर्ट्स में गुहार कर सकता है कि उसको FIR उसकी दर्ज की जाए और कोर्ट की विवेचना सुनने के पश्चात उसके बाद कार्रवाई करने के लिए आदेश पारित करती है। अभी आपने सर बताया कि वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है कि उसकी FIR जो है वो दर्ज कराई जाए, तो ऐसे में किसी पर अगर मुकदमा दायर करना हो तो कौन कौन से दस्तावेजों यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो उसको अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें उसके बयान जो हैं वो जाके अपना बयान दर्ज कराए, और अगर बयान वहाँ पे नहीं दर्ज करते हैं तो उसको सुपीरियर अफसर को देता है। अगर सुपीरियर अफसर भी नहीं होता है तब वो 156(3) जो CRPC की धारा है उसके तहत वो कोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो और मुख्य तौर से अगर सिविल रॉन्ग्स होते हैं तो उसके लिए कुछ अपने दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है जिसके आधार के बेसिस के ऊपर वो अपना केस दायर करता है, जहाँ अपने साक्ष्य को कोर्ट में पेश करता है और उसके पश्चात ही अपने केस को साबित कर सकता है। तो इन सब तथ्यों को वो केस दायर करने से पहले ही उसको इकट्ठा करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें बताए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर किसी नागरिक के पास नहीं है तो ऐसे में वो क्या करे? हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी के पास वो डॉक्यूमेंट हो तो उसको अधिकार है कि दूसरी पार्टी को, अगर उसको ये पता है कि सपोज करिए किसी फैमिली में डिस्प्यूट है और उसके ओरिजिनल कागज़ दूसरी पार्टी के पास हैं और उसके पास नहीं है, तो वो उनको लीगल नोटिस दे सकता है और कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है जहाँ पे वो कह सकता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरी पार्टी के पास हैं। और अगर सपोज़ करिए कि उसके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो उसके पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं तो RTI में एप्लीकेशन, जो सरकारी संस्था हैं, अगर वहाँ से कोई दस्तावेज हो सकते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उनको इकट्ठा करने के पश्चात ही उसको कोर्ट में जाना चाहिए। तो सर यहाँ पर हम क्योंकि कोर्ट केसेस की बात कर रहे हैं और उसी का आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी मुकदमा किसी पर दायर करना हो, क्या ये ज़रूरी है कि हमें एक वकील हायर करना होगा? क्योंकि कई बार हमने ये सुना है कि कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद भी लड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि अगर वो खुद अपने आप को सक्षम समझता है और उसको कानून का पूरा ज्ञान है
और कानून प्रक्रिया कैसे की जाती है उसके बारे में उसको जानकारी है तो वो स्वयं भी वो मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन ख़ास तौर से अच्छा यही होता है कि अगर वो किसी विशेषज्ञ के जो कानूनी रूप से इसके ज्ञाता हैं उनकी सहायता लेता है तो वो उनको अच्छी तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, उनको उस बार की रोज की जानकारी है, तो शायद वो अपने कोर्ट को अपने केस को अगर खुद लड़ता है तो उस रूप में खाली कानून के साथ में नहीं, उसके साथ सेंटीमेंट्स भी जुड़े होते हैं, जो सेंटीमेंट से कोर्ट नहीं चलता, क्योंकि कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर चलता है, उस प्रक्रिया के आधार पर चलता है। तो शायद उसमें अगर वो विशेषज्ञ की सहायता लेगा तो ज़्यादा अच्छा और उचित होगा। तो जो हमारा केस है वो हम किसी भी अदालत में दर्ज करा सकते हैं? नहीं, कानून के हिसाब से हर केस का अपना एक जुडिक्शन पॉइंट होता है। अगर सबसे पहले तो ये है कि वो सबसे निचली अदालत में किसी की व्यवस्था में जाना चाहिए उसको। अगर निचली अदालत में उसके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होती तभी सुपीरियर अदालत को उसको दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, अदरवाइज सबसे निचली अदालत में उसको जाना चाहिए। ओके जी सर, और क्योंकि यहाँ पर हम न्यायालयों की और न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी कोर्ट के फैसले से नाखुश हो या फिर अनसेटिस्फाइड होए, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी फैसले से नाखुश है तो उसको अपीलेट अथॉरिटी है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जहाँ लोअर कोर्ट से अगर कोई फैसला होता है और उससे आप असंतुष्ट हैं तो उसके ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत से अगर असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय से भी आप असंतुष्ट हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में इसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आज़ादी के बाद न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तरह के बदलाव किए गए हैं, तो ऐसे में अगर किसी को जल्द से जल्द न्याय चाहिए तो इसमें क्या मुख्य तरह के बदलाव हुए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अदालतें इस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रही हैं कि जिससे न्याय व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके, और सरकार का भी इसमें बहुत सारा सहयोग है। कानून में समय समय पर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अब इस समय कानून में प्रतिबद्धता ये बनाई जा रही है कि लोगों को एक समय टाइम निर्धारित किया जाए जिस कानून में बदलाव आ रहा है। इसके साथ में लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आज लोग अपनी जानकारी के लिए करते हैं, कोर्टों में भी इसका काफ़ी सहारा लिया जा रहा है। डिजिटल से अब फाइलिंग होने लगी है, लोग अपने ग्रीवांस को अपने घर बैठ के ही न्यायालय में फाइल कर सकते हैं और उसकी सुनवाई भी होने लगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई भी होती है, वो खुद या उनके अधिवक्ता कोर्ट में अपने घर बैठ के भी या अपने ऑफिस से इसका संचालन कर सकते हैं और कोर्ट उनको उसी प्रकार की सहायता प्रदान करती है जैसे वो न्यायालय में प्रदान करती थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया कि जो अदालतें हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में एक अहम भूमिका निभाती है और हमें अपनी न्याय प्रक्रिया पर पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल रतिका, और दर्शकों आपने इस सेगमेंट लीगल ईगल में हम बातचीत कर रहे थे अलग अलग प्रकार के न्यायालयों के बारे में और पूरी न्याय की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट अरुण कुमार मिश्रा जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए।